ओके, वेलकम बैक बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने क्या बात किया था? अपरिमेय संख्या के बारे में। सॉरी बेटा, परिमेय संख्या के बारे में लास्ट क्लास में मैंने बात किया था। ठीक है। और मैंने देखा था कि किसी भी परिमेय संख्या को बिना भाग लगाए यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हम कैसे बता सकते हैं या पता कर सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में मैं अपरिमेय संख्या के बारे में बताने वाला हूं और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसे आज देखना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात है परिभाषा, क्या होता है अपरिमेय संख्या, इसके बारे में जानते हैं। फिर इसके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और हम लोगों ने क्या है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार के बारे में ऑलरेडी पिछली क्लासों में, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, क्या होता है अपरिमेय संख्या? तो वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, और q बराबर नहीं होनी चाहिए जीरो, यानी p जो है और q ये दोनों पूर्णांक हर हाल में होनी चाहिए, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय। ठीक है, और क्यू नहीं होनी चाहिए जीरो। जैसे कि बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल है आप लोग के सामने, जैसे √3, √3 है। ठीक है, इसको बहुत से बहुत आप लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? √3/1, तो भी तो √3 ही रहने वाला है, क्योंकि एक से किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो उतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें ऊपर वाला तो पूर्णांक मिला ही नहीं। पूर्णांक है क्या ये? नहीं है ना, ये तो पूर्णांक है ही नहीं। लेकिन नीचे वाला जो वो तो पूर्णांक है। बच्चों आप सभी को पता है पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक के बारे में मैं बहुत सारे डिस्कशन किया हूँ लास्ट क्लास में। ठीक है, मतलब जहाँ संख्या के बारे में बताया था वहाँ पे। ठीक है बच्चों, अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ की वीडियो देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि पूर्णांक का मतलब ये होता है बच्चों कि पूरा पूरा अंक होनी चाहिए। तो बच्चों जब हम कभी कोई अंक की बात करते हैं, ठीक है, कभी संख्या की कोई बात करते हैं, तो √3 हमारे जनरल जो हमारी लाइफ है, यानी जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप है, उसमें √3 कहीं पे नहीं आता। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं और वहाँ पे बोलिएगा कि √3 kg हमें आम दे दीजिए, तो ये कहने का मतलब ये नॉनसेंस वाली बात हो गई। दुकानदार भी कहेगा कि भाई √3 क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है, यानी पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए √3 जो लिखा हुआ है ये पूरा पूरा अंक नहीं है। ये हमारे कहे तो एक तरह से बोल लीजिए कि डेली लाइफ में ये सब यूज होने वाला अंक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, और नीचे वाला पूर्णांक है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या है अपरिमेय संख्या का कि क्या होनी चाहिए कि p और q दोनों पूर्णांक की होनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि ये जो है p ऊपर वाला पूर्णांक है ही नहीं, नीचे वाला q पूर्णांक है। तो ऐसे सिचुएशन में √3 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे √5, ठीक है बच्चों, √7। ठीक है बच्चों, अब कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है √4 के बारे में। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को मैं यहाँ पर दूर कर देना चाहता हूँ बच्चों। √4 जो लिखा हुआ है ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो है जब √4 को गुणनखंड अगर तोड़ते हैं तो 2 × 2 4 को लिख सकते हैं। और रूट का मतलब ये होता है कि उसमें से क्या करना है? जोड़ा लगा के निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप जोड़ा लगा कर निकालिएगा, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगा रूट में से। ठीक है, और जबकि 2 क्या है? हमारा परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं और ऊपर वाला भी पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, और नीचे वाला भी हमारा पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो दोनों पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से और जैसे सोच सकते हैं, जैसे क्या √8 जो है
परिमेय है कि अपरिमेय। तो बच्चों रूट अंडर 8 को अगर बाहर निकालना चाहते हो तो पहले तो 8 का गुणनखंड तोड़ोगे, तो इसका मतलब है 2 × 2 × 2, ठीक है, ये 8 आ गया। तो इसमें से तो एक जोड़ा निकल जाएगा, तो वो तो 2 बाहर निकल गया, लेकिन बच्चों उसमें अभी भी 2 एक लटक गया है, बचा हुआ है ना, तो ये 2√2 हो गया। इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या, ठीक है। बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। यानी आपको सीधे ये नहीं बोल देना है कि कहीं पर रूट आ जाए तो अपरिमेय संख्या, पहले देखना होगा, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए रूट अंडर 9 आ गया, तो रूट अंडर 9 लिखा हुआ है तो इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं 3 × 3, और इसमें से अगर जोड़ा लगा के निकालेंगे तो 3 बाहर निकल गया। तो मतलब सीधे रूट देखकर आप ये नहीं कह देना है कि रूट अंडर जो लगा होता है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ, रूट अंडर लगा हुआ होता है वो अपरिमेय ज्यादातर होते हैं, ठीक है, लेकिन देख लेना है कि क्या रूट रूट में से कोई निकलने वाला है कि नहीं, निकल कर विदाउट रूट यानी बिना रूट वाला कोई संख्या अगर बन जाए तो वो 100% क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। और सारे एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं, जैसे हो गया आपको अपरिमेय संख्या के बारे में रूट अंडर 11, ठीक है, 7√3, ठीक है, 5/√3, ठीक है बच्चों, 2/√5, ठीक है, 1/√2, ये सब अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये सब p/q के रूप में है ही नहीं, p/q के रूप में तो है, लेकिन p तो यहाँ पर p पूर्णांक है तो q पूर्णांक नहीं, कहीं पे q पूर्णांक है तो p पूर्णांक नहीं, ठीक है, इसलिए सब अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देना चाह रहा हूँ, ठीक है बच्चों। क्या है कंफ्यूजिंग पॉइंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक नोट लिख सकते हैं आप, ठीक है, नोट, यानी पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, ठीक है बच्चों। जबकि पाई का अप्रोक्सीमेट यानी लगभग वैल्यू जो है कितना होता है, 22/7 होता है, एक्यूरेट वैल्यू 22/7 नहीं होता, जबकि ये क्या है, ये वाला परिमेय है, ठीक है बच्चों, क्या है, परिमेय। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई अगर आपसे सवाल पूछे कि पाई क्या है तो आप बिंदास जवाब देना क्या कि अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपसे कहे कि बच्चों बताओ कि कोई हो सकता है आपको फंसाने के लिए एक सवाल पूछ सके कि पाई बराबर तो 22/7 होता है, तो 22/7 तो परिमेय संख्या है, तो पाई भी परिमेय संख्या होनी चाहिए क्योंकि बराबर है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आप उसे जवाब क्या देना है, आपको जवाब देना है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, और पाई कभी जो है 22/7 के बराबर नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट यानी लगभग 22/7 के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये नोट वाली पॉइंट थी। अब परिमेय अपरिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार के बारे में जान चुके हैं, अब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, कैसा, अशांत अनावर्ती। बच्चों वहां पर जो था परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार वो कैसा था, शांत था, शांत था, या नहीं तो शांत आवर्ती था, सॉरी अशांत आवर्ती था, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर अशांत अनावर्ती, इसका मतलब क्या होता है, अशांत का तो मतलब ये होता है कि वो कभी नहीं रुकेगा, ठीक है, कभी नहीं रुकने वाला है दशमलव के बाद, ठीक है, ठीक है बच्चों। और अनावर्ती का मतलब होता है कोई रूल को फॉलो नहीं करेगा, मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि एक संख्या के बाद दूसरा रिपीट होगा, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा, ठीक है। यानी अनावर्ती यानी कोई भी रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.821653 2 ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए
जीरो दशमलव, अब ये रुका हुआ है क्या? नहीं ना, क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आसान था, लेकिन आवर्ती है कि अनावर्ती, तो इसे आप देख कर समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8 2 1 6 5 4 3 2 है, इसका मतलब है कि कोई दोबारा एक पैटर्न फॉलो ही नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 2 था, तो इधर भी 8 2 होता, 8 2 होता, मतलब बार बार अगर रिपीट होता तो वो आवर्ती होता। लेकिन यहाँ पर बार बार कोई चीज रिपीट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई एक ऑर्डर में कोई चीज रिपीट ही नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती। क्या होगा ये? अशांत, क्या होगा ये? अशांत अनावर्ती। क्या होगा? अशांत अनावर्ती। ठीक है बच्चों, और आपके सामने एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे देख लीजिए। और ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ लेना है किसी भी टॉपिक को। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ 5.261 0928 ऐसे करके जा रहा है। तो यहाँ पे भी ध्यान से देख सकते हो कि दशमलव के बाद जो संख्या वो तो रुका हुआ है ही नहीं, तो इसका मतलब वो अशांत है। ठीक है, और अशांत में भी कैसा है? अनावर्ती। क्यों? क्योंकि कोई एक संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, या कोई 2 4 संख्या भी बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्या है? हमारा अशांत अनावर्ती ही है। ठीक है, तो ये सब ऐसा अगर लिखा हुआ संख्या है तो वो सब कैसा कौन क्या होगा? वो सब सभी जो है अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या से रिलेटेड हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसे आज देखने वाला हूं। जैसे यहाँ पर 100% इस तरह का क्वेश्चन 100% एग्जाम में रहता ही रहता है। क्या है? सिद्ध करे कि √3 जो है क्या है? √3 जो है अपरिमेय संख्या, सॉरी √2 जो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसे सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए आप जो है इसके उल्टा मान लेते। जैसे यहाँ पर आपको सिद्ध करना क्या है? √2 जो है अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम √2 को परिमेय मान लेते हैं और आगे चलेंगे। अगर मुझे ये गलत साबित हो गया कि नहीं ये तो परिमेय नहीं था, ठीक है, तो इसलिए फिर वहां पर हम बोल देंगे कि भाई हमसे गलती हो गई है। ठीक है जी, ये परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी तरह का यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। मैं क्या मानता हूं सबसे पहले, ठीक है, प्रूफ कैसे, यानी प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ठीक है, संभव हो तो मान लिया कि √2 परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं? बताओ बच्चों, अगर कोई भी परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब है कि √2 अगर हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे हम p/q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो √2 बराबर क्या हो गया? p/q। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे जहां, ठीक है बच्चों, p, q क्या है? पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0, यानी नीचे वाला जो हर है हमारा वो 0 नहीं। ठीक है, तथा p, q में कोई उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है बच्चों, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में ना हो, सॉरी दोनों में हो। ठीक है, तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यानी p और q में कोई एक दूसरे से कटने वाला नहीं है या किसी भी और संख्या से नहीं कट सकता। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा स्टेप को आगे बढ़ाना है। √2 बराबर हमें क्या दे रखा है? p/q, ये हमने माना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिरछा तार्ची गुना, यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ नहीं कुछ है तो बट्टे में 1 है ना बच्चों, ये √2/1 बराबर p/q है।
अब तिरछा तारछी गुना सबको करने आता है, ठीक है बच्चों। तिरछा तारछी यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ गुना करेंगे, इसका इसके साथ, ठीक है, और बराबर को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से √2 इंटू क्यू होगा, √2 को तिरछा गुना करेंगे क्यू से, तो ये √2 इंटू क्यू होगा, और इधर p को 1 से गुना करेंगे तो p इंटू 1 p ही होता है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है, इसको जो है दोनों तरफ वर्क कर देना है। दोनों तरफ वर्क करना मतलब दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है, होल स्क्वायर कर देना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी √2 और इसका स्क्वायर करेंगे, और इधर भी मेरा p है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये √2 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं रफ वर्क लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों, क्या होता है, ठीक है, मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऐसे आप लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर √2 का स्क्वायर, इसका मतलब है √2 कितने बार गुना में होगा, 2 बार गुना में होगा, तो रूट इंटू √2, रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा, क्या होगा 2, यानी √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है इसको लिखेंगे, ये कितना आएगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये रफ वर्क है, समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो √2 को क्या लिखेंगे 2, और q का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, q का स्क्वायर का मतलब ये हुआ, q का स्क्वायर मतलब q कितनी बार होगा गुना में, 2 बार होगा, ठीक है, q इंटू क्यू, वो q स्क्वायर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली q स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर p इधर है तो p का स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब फिर इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1, क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब क्या करना है, जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलता है, ठीक है, कि जो ध्यान से देखिए कि 2 जो है, 2 इसके साथ किस में है, गुना में है, तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 2 जो है किसको विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना, यानी 2 जो है पी स्क्वायर को भाग लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर क्यू स्क्वायर रख लेंगे तो वो जो है इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 2 पी स्क्वायर को विभाजित, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, विभाजित करता है, ठीक है, यानी 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 2 को अगर उधर ले जाएंगे, इधर गुना में तो उधर जाने पर बराबर के उस तरफ भाग में हो जाएगा, तो यानी 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ है ना, क्या मतलब हुआ कि अगर 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है बच्चों, यानी 2 से अगर पी स्क्वायर में भाग लगा रहा है, भाग लग रहा है, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि 2 से पी में भी भाग लगेगा, ठीक है, ठीक है। इसीलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है बच्चों। अब कितने बार में विभाजित करें, यानी कितने बार में भाग लगेगा उसे देखिए। तो मान लीजिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर माना कि, ठीक है बच्चों, कि 2 से p में भाग लगाने पर, p में भाग लगाने पर के मर्तबे वो कट के आया, ठीक है, यानी p में 2 से भाग लगाए, क्योंकि हमें क्या मिला है कि 2 जो है p को विभाजित करे, यानी 2 p को भाग लगाएगा। अब कितने मर्तबे लगाएगा ये नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया, माना कि p को जो है 2 से भाग लगाने पर k बार वो हुआ, मतलब k बार में कटा, ठीक है। तो इसको जरा आगे बढ़ाइएगा तो क्या होगा बच्चों, जब फिर से यहाँ पर तिरछा तारछी गुना, ठीक है, तो ये p/2, ठीक है, और ये k/1 है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाओगे बच्चों तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर p इंटू 1 p होगा, और 2 इंटू के 2k होगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, यहाँ पर फिर से क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, फिर से इसका अब बस डायरेक्टली क्या करना है, आपको p का वैल्यू जो है समीकरण 1 में डाल देना है, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था बच्चों, ध्यान से देखो, समीकरण 1 ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ठीक है। और मुझे p क्या मिल गया है, यहाँ पर देखिए p क्या मिल गया है,
p मिल गया है मुझे 2k। तो यहाँ पर मतलब इस समीकरण में p के जगह पर 2k डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 क्या था? ठीक है बच्चों, तो समीकरण समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 2q² बराबर पी स्क्वायर है ना। तो बच्चों यहाँ पर 2q² बराबर p कितना है? 2k है। ठीक है, कितना है? 2k। तो यहाँ पर 2k डाल दिया और उसका स्क्वायर होगा ना, क्योंकि p² है तब p² है तब p के जगह पर अगर 2k डालेंगे तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है एक मिनट, यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह लेता हूँ, एक और पेज इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, ओके ओके, इंसर्ट, ओके। सो देखो यहाँ पर अब क्या करना है, अब यहाँ पर इसे आगे बढ़ाइएगा तो क्या होगा, ये 2q² तो ऐसे ही रहने वाला, और यहाँ पर 2k का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा, और k का करेंगे तो कितना आएगा? k² आएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर जो है 2 इधर आएगा, 2 इधर गुना में है तो इधर आने पर भाग में होगा, यानी q² इधर बच जाएगा, और इधर 4k²/2 होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से q² बराबर क्या आ जाएगा? q² बराबर आ जाएगा 2k²। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि 2 जो है q² को भी विभाजित कर रहा है। 2 इस बार अब किसको विभाजित कर रहा है? k², क्योंकि k² के साथ गुना में है तो वो उधर जाने पर भाग में होगा, यानी 2 जो है k² को विभाजित कर रहा है ना। यहाँ 2 q² को विभाजित करता है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है q को भी विभाजित करेगा, क्योंकि वहां पर मैंने क्या देखा था कि 2 जो है p² को विभाजित कर रहा था, p को भी विभाजित किया। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि 2 जो है q² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है, इसीलिए 2 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, किसको? q को। ठीक है बच्चों, 2 जो है q को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिला बच्चों? मैंने क्या माना था स्टार्टिंग में माना था, देखो यहां पर अगर अच्छे से देख, यस, कि p और q में कोई ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, मतलब कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो p और q को भाग लगा सके। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या मिल गया कि 2 ऐसा है जो p को भी, देखो यहाँ पर 2 जो है p को भी विभाजित कर रहा है, और फिर मुझे यहाँ मिल गया कि 2 जो है q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि p और q में भाग लगाने वाला कोई आ गया है। कौन आ गया है? 2 आ गया है। ठीक है, तो लिखोगे, क्या लिखोगे यहां? p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः ये हमारी मान्यता के विपरीत है, यानी हम जो माने थे कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर मिल गया, तो इसका मतलब जो हम माने थे वो गलत था, है ना। अर्थात हमारी मान्यता गलत है कि p और q में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो जब हमारे मान्यता ही गलत हो गया, यानी जो हम माने तो वही गलत हो गया, तो इसका मतलब हम जो है
रूट टू को परिमेय संख्या माने थे, तो इसका मतलब वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब वो परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अतः रूट दो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बस देखो बच्चों, यहाँ पर सिंपल था, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब सिंपल इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि रूट अंडर थ्री अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, जिस तरह से रूट अंडर टू का किए थे ना, सेम टू सेम काम यहाँ पे करना है। ठीक है।